नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, सत्ता अब एक ऐसे दौर में सियासत को लेकर चली गई है जहां आरोप प्रत्यारोप इस स्तर पे पहुंच जाए कि तमाम पुराने सियासी एहसान, तमाम राजनीतिक मर्यादाएं और तमाम ऐसी चीजों को जिसे शुचिता की राजनीति के लिए जरूरी माना जाता है, दरकिनार करते हुए जब सत्ता पक्ष के लोग ही दिखाई दे तो सियासत में दूसरे लोग चुप नहीं बैठेंगे। ये करीब करीब उसी वक्त तय हो जाता है। कौन कब तड़ीपार था, किसे न्यायालय ने कब तड़ीपार किया और कौन किसे करप्शन किंग, भ्रष्टाचार का सिरमौर कह रहा है, यह सवाल एक ऐसे दौर में मौजूद हो जाता है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बयान देते हुए नजर आए थे कुछ महीनों पहले कि आखिर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मीडिया को टीआरपी कैसे मिलेगी। भ्रष्टाचार की टीआरपी से ज्यादा भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की खबरों से टीआरपी कैसे मिलेगी। लेकिन जब ये अट्टहास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, चंद हफ्तों के भीतर शरद पवार के भतीजे अजीत पवार, जिन पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, वो भाजपा के पाले में खड़े होते हैं। एकनाथ शिंदे गुट के लोग, जिनमें कई लोगों पर ईडी की गतिविधियां चल रही थी, वो भी भाजपा के पाले में खड़े होते हैं। और छगन भुजबल, जिनकी फाइल ही ईडी से खो जाती है, वो भी भाजपा गठबंधन के साथ खड़े हो जाते हैं। और ये सब कुछ होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे, उनकी सत्ता के रहते हुए, उनकी पार्टी, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और पता नहीं क्या क्या विभूषणों से विभूषित किया जाता है, उन सब के दौर में होता है। आज उसका क्लाइमेक्स देखने को मिला। और क्लाइमेक्स कैसे देखने को मिला? जब कुछ दिन पहले अमित शाह का, देश के गृह मंत्री और भाजपा के चुनावी रणनीतिकार अमित शाह का एक बयान चर्चा में आता है और वो बयान शरद पवार को लेकर महाराष्ट्र में दिया जाता है। बयान क्या था? तो बयान दरअसल यही था कि आखिर महाराष्ट्र में करप्शन का जो आरोप है, आखिर उद्धव ठाकरे और वो पूरा का पूरा जो इंडिया गठबंधन है, जिसे महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए कहते हैं महाराष्ट्र में, वो कैसे करप्शन का आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप दूसरी पर लगा सकता है, जब भ्रष्टाचार के सिरमौर, याद रखिए अमित शाह के शब्दों में भ्रष्टाचार के सिरमौर शरद पवार उनके साथ बैठे हैं। जरा सोच सकते हैं कि किसी को भ्रष्टाचार का सिरमौर कहना कितनी बड़ी बात, और खासकर उस दौर में जिस पर न्यायालय ने कोई भ्रष्टाचार के आरोपों को साबित नहीं किया है, इस तरह की बात कही जाए। और जब ये खबर चली, एक ऐसे दौर में एक खबर चली जब मराठा जनमानस एक अलग तरह की राजनीति कर रहा है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अब एक अलग तरह से सम्मान की पॉलिटिक्स में बदल गई है। पूरा मराठी समाज एक अलग तरीके की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आजमाने के लिए तैयार है, जिस राजनीति में उद्धव ठाकरे भी है, शरद पवार भी है, कांग्रेस पार्टी भी है और उसके साथ साथ एक विशाल मराठी जनमानस भी खड़ा है। उसी सियासत के दौर में जवाब देने की बारी शरद पवार की आई और शरद पवार ने जो बोला तथ्यात्मक रूप से कहीं से गलत नहीं था। अमित शाह ने जो बोला तथ्यात्मक रूप से उसे सही साबित करने की दिशा में उनके पास तथ्य नहीं थे। लेकिन शरद पवार ने जो बोला, उसके तथ्यों पर गौर करें तो कई बातें साफ हो जाती है। शरद पवार ने दरअसल यह कहा कि वो लोग भ्रष्टाचार का सिरमौर और करप्शन किंग उन्हें साबित करने पर तुले हैं, और वो कह रहे हैं जिन्हें खुद न्यायालय ने 2 साल के लिए गुजरात से तड़ीपार कर दिया था। और इस देश का दुर्भाग्य है, बकौल शरद पवार, इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग देश के गृह मंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। समाज किस तरफ जा रहा है, देश में नीति निर्माण की दशा और दिशा किस तरफ जा रही है, इसको लेकर शरद पवार ने चिंता व्यक्त की कि जो व्यक्ति एक दौर में न्यायालय के द्वारा तड़ीपार घोषित किया गया हो, वो व्यक्ति इस देश में गृह मंत्री के पद पर बैठ जाए तो ये किस तरह के समाज के और देश के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने की कवायद चल रही है, उस पर उन्होंने अपने बयान में चिंता व्यक्त की है। तो बयानों का स्तर पुराने मामलों को लेकर सामने आने पर तभी आता है जब एक तरफ से सीमा रेखा का उल्लंघन होता है। और सीमा रेखा का उल्लंघन किस रूप में हुआ? इस देश की राजनीति के मौजूदा दौर के वरिष्ठतम राजनेताओं में से एक, 65 साल लंबा, लगभग 55 साल लंबा जिनका संसदीय विधायी करियर हुआ,
उनके खिलाफ सवाल उठा। 1967 में जिस वक्त शरद पवार विधानसभा की दहलीज पर पहुंचे थे, उस वक्त अमित शाह की उम्र महज 2 साल थी। 2 साल की उम्र के थे, जहां तक उनके रिकॉर्ड को मैंने चेक किया है, अगर वो सही है तो। और शरद पवार के ऊपर इस तरह का लांछन लगाया गया, उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उनके परिवार को तोड़ा गया, और इन सब से आगे जाकर बाला साहब ठाकरे की विरासत यानी शिवसेना को भी तोड़ा गया। एनसीपी भी टूटी, शिवसेना भी टूटी। और इस टूट फूट के दौर में बात यदि महाराष्ट्र की हो तो महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, जिनके पिता को मुख्यमंत्री, देश का वित्त मंत्री और देश का गृह मंत्री तक बनाया था, यानी अशोक चौहान, जिनके पिता शंकर राव चौहान मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री तक थे, वो अशोक चौहान भी टूटकर भाजपा के पाले में चले गए। और उस राज्य में करप्शन क्या होता है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग क्या होता है, जांच एजेंसियों का डर दिखाकर अपने पाले में कैसे लाया जाता है, जरा इस पूरी वानगी को देखना हो तो हमारे न्यूज लॉन्चर पर अनिल देशमुख का अशोक वानखेड़े जी ने जो इंटरव्यू किया है, उसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से दबाव बनाकर किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेने के लिए कहा जा रहा था। तो आज की तारीख में करप्शन किस तरह से परसेप्शन को बदलने के लिए उतना प्रभावी माध्यम नहीं रह गया है जितना एक दौर में हुआ करता था। एक दौर में इस देश की राजनीति में भ्रष्टाचार के आरोप लगने और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सियासत और सरकार दोनों बदल जाया करती थी। भ्रष्टाचार ने ही इस देश में बोफोर्स तोप से इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ, जिसने कांग्रेस पार्टी को उत्तर भारत में राजनीतिक विकलांगता की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। हिंदी भाषी भारत में कांग्रेस पार्टी को बड़े राज्यों में, यूपी बिहार में समाप्त प्राय स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। तो भ्रष्टाचार पर कभी जनता इस हद तक आंदोलित होती थी, लेकिन अब जब हमाम में सभी नंगे हैं, जनता के बीच ये बात घर करने लगी कि सभी पार्टियां, क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या एनसीपी, क्या शिवसेना, क्या जनता दल परिवार की पार्टियां, सब के सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोपों को झेल रहे हैं। तो जनता को लगने लगा कि ये भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बजाय इसके कि देश की सामरिक तरक्की के लिए, देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, आम आदमी के मानव विकास सूचकांक के आंकड़ों को छूने के लिए जो राजनीति है वही राजनीति होनी चाहिए। और उसी राजनीति में उद्धव ठाकरे भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उसी राजनीति में अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी जगह बनाई। उसी राजनीति को करने के लिए, या कम से कम सपना दिखाकर ही सही, करे या ना करे भविष्य में पता चलेगा, प्रशांत किशोर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और उसी राजनीति को करने के लिए अच्छे दिनों की आस जगाकर नरेंद्र मोदी भी अपनी 2002 वाली छवि से बाहर निकलने की जद्दोजहद में दिल्ली पहुंचे थे। लेकिन दिल्ली आने के बाद 2002 वाली छवि जो न्यूटन के तृतीय गति नियम के पालन की थी, वो छवि राजधर्म का पालन हो ना हो, न्यूटन के तृतीय गति नियम यानी प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वहां से शुरू हुई थी। वो इस देश में बवाल करने वाले बलवाइयों की पहचान कपड़ों से करने पर जाकर टिकती है, वहीं रुकती है। तो आप देख सकते हैं कि दशक और 1.5 दशक में बदलाव कुछ नहीं हुआ। भले ही सत्ता का केंद्र अहमदाबाद से, गांधीनगर से दिल्ली तक आ गया, और सियासत का केंद्र जब मुंबई की तरफ मोड़ने की कोशिश होती है तो शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता को भी निशाने पर लिया जाता है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन सियासत ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें आरोप प्रत्यारोप मुद्दों के आधार पर नहीं हो, मूल्यों की राजनीति के अनुसार नहीं हो, बल्कि आरोप प्रत्यारोप बिना किसी सबूत के व्यक्तिगत हो जाए। अमित शाह के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे, चाहे सोहराबुद्दीन इनकाउंटर का मामला हो, चाहे गुजरात के दूसरे मामले हो। आरोप जब लगे, न्यायालय ने उन्हें गुजरात से बाहर जाने का आदेश दिया, और तब उस मुद्दे को लेकर जिस प्रकार से राजनीति हुई, शरद पवार ने जुबान तब तक उस मुद्दे पर नहीं खोली थी जब तक व्यक्तिगत तौर पर शरद पवार को निशाने पर नहीं लिया गया। और खासकर तब शरद पवार को लिया गया जब वो 84 बसंत देख चुके हैं, जब शरद पवार कैंसर जैसी बेहद घातक बीमारी के साथ सियासत और अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। उस दौर में इस तरह के आरोप बिना किसी सबूत के यदि लगे तो मराठा जनमानस के दिलों पर ये एक टीस की तरह, एक घाव की तरह उभर कर सामने आते हैं।
और जब चुनाव महाराष्ट्र का सामने हो, भारतीय जनता पार्टी नेता विहीन हो, उधार के चेहरे को मुख्यमंत्री बना करके भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अपनी चुनावी नैया को पार लगाने की कोशिश कर रही हो, और इसी क्रम में लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में मुंह की खा चुकी हो, उस परिस्थिति में शरद पवार पर सीधा अटैक करने का मतलब क्या है? सीधी बयानबाजी और उसका निशाना शरद पवार की तरफ ले जाने का मकसद क्या है? क्या महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से समाप्त प्राय करके एक पूरी लीडरशिप को खत्म कर देने की दिशा में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तो नहीं सोच रहा? क्या वाकई ऐसा है कि देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी सबकी सियासत को उद्धव ठाकरे और शरद पवार की सहानुभूति लहर में एक साथ किनारे करने की रणनीति तो नहीं चल रही, ताकि पर्सनल अटैक एक ऐसे नेता पर किया जा रहा है जिस नेता पर पर्सनल अटैक करने से उस नेता के प्रति सहानुभूति बढ़ती है? याद कीजिए, सिक्किम का अभी चुनाव लोकसभा के साथ ही चल रहा था, और सिक्किम में किस प्रकार से भाजपा के शीर्ष नेता वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ जबरदस्त बयानबाजी कर रहे थे, जबरदस्त बयानबाजी, बिलो द बेल्ट बयानबाजी। नतीजा क्या हुआ? उस नेता के पक्ष में सहानुभूति बढ़ती चली गई, एक तरफा विजयी होकर आने की स्थिति बनती चली गई, और सबने देखा कि हुआ क्या। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, हमारी आपकी स्मृतियों में ताजा है कि किस प्रकार से व्यक्तिगत अटैक कई बार भारी पड़ जाते हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि नीतीश कुमार का तो डीएनए ही खराब है, और उस विवाद ने कितना तूल पकड़ा कि बिहार के लोग डीएनए सैंपल तक प्रधानमंत्री आवास के पते पर भेजने लगे। एक तरह से नीतीश कुमार के डीएनए को खराब कहना, कहीं ना कहीं लोगों ने इसे बिहारी आत्मसम्मान और बिहारी डीएनए के अपमान के तौर पर लिया था। राजनीति कहां गई? भाजपा के गठबंधन को, भाजपा छोड़िए पूरे एनडीए गठबंधन को 1/4 सीटें बिहार में 2015 में नहीं मिली थी। तो सियासत में बयानबाजी यदि निजी स्तर पर उतर जाए तो शरद पवार को याद रखिए, सीजन पॉलिटिशियन है, मजे हुए राजनेता हैं, और किस तरह से इस तरह के बयानों की बहुत शिद्दत से जिन्हें तलाश थी, वो तलाश उनकी पूरी होती हुई दिख रही है। तो क्या अमित शाह ने बिना बाधा का अंदाजा लगाया राजनीतिक छलांग लगा दी? क्या महाराष्ट्र के जनमानस को सोचे विचारे एक बड़ा राजनीतिक खेल कर दिया? इसका पता आगामी विधानसभा चुनाव में चलेगा, जो अक्टूबर नवंबर के महीने में प्रस्तावित है। देखते जाइए, भारतीय जनता पार्टी पहले से वहां पर फिसलती जा रही है, तिपहिया सरकार के रहते हुए भी फिसलती जा रही है। तो क्या ये फिसलन इस बयान के सहारे रुकेगी या और तेजी से बढ़ेगी? इसके लिए हमें 3-4 महीने का इंतजार करना होगा। लेकिन शरद पवार ने अपनी तरफ से बड़ी चाल तो चल ही दी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी उलझती हुई दिख रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।